नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 38 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 39 है, जो कि 23 जनवरी 2021 को पहली पारी में हुआ था। और यदि आप इस सीरीज के जो पहले पेपर है, अभी तक के जो पेपर कराए हुए वो करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए अभी टेक्स्ट बुक पर बेहतरीन ऑफर चल रहा है आपकी फेस्टिवल सीजन पर। तो प्री फेस्टिवल ये धमाका ऑफर है, जिसमें आप 280 रुपये में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट 1 साल की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी यहाँ पर मिल रही है। यदि आप यहाँ पर TTJ के कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये आपकी डील है, वो 120 रुपये माइनस होकर 280 रुपये में आप ग्रैब कर सकते हो। तो इस डील का फ़ायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से क्लिक करके, या फिर टेक्स्ट बुक ऐप है, वेबसाइट है, यहाँ से भी आप TTJ के कूपन कोड का यूज़ करते हुए सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत 14 मंथ की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल हो रहे हैं। तो जल्दी से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके एनरोल कर दीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इन सभी क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वह है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो। यदि कोई संख्या इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो तो हमें इन सब का एलसीएम लेना होगा। तो आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो 7, यदि हम 14 के टुकड़े करते हैं तो क्या आएगा, 7 × 2 आता है। और 28 के यदि आप टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, 7 × 2 की पावर 2 आएगा। और 35 क्या होता है, 7 × 5 होता है। और 42 क्या होता है, 7 × 6, यानी 7 × 2 × 3 ये हो जाएगा। अब यदि हम देखते हैं तो 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 7, 2 की सबसे बड़ी पावर को यदि हम देखें तो क्या आएगी, 2 की पावर 2 है। 3 की देखें तो 1 ही है पावर। 5 की देखें तो 1 ही है पावर। ये सब हो चुके हैं, तो ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौका 28, 28 को 7 चौका 28, 28 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 28 5 140 हो जाएगा। 40 × 3 करना है, 420 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी से दुगना कार्य कुशल है, यानी कि एक दिन में बी जितना काम करता है ए उससे डबल काम करेगा, और वे दोनों साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा है। देखो सबसे पहले ए और बी की जब हम इफिशिएंसी की बात करते हैं तो ए एक दिन में 2 बनाता है और बी बनाता है 1, ये कह रहा है सवाल। अब देखो टोटल काम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इनकी इफिशिएंसी को जोड़ दो, 2 + 1 और कितने दिन, ये तो एक दिन का दोनों का काम आ चुका है। और कितने दिन, 20 दिन काम किया है दोनों ने, यानी कि 3 × 20 = 60, ये टोटल काम हो चुका है। अब पूछा है कि ए को कितना दिन लगेगा, तो ए के दिन पूछे हैं। ए के दिन कैसे निकालेंगे हम, टोटल वर्क अपॉन ए की इफिशिएंसी। ए की इफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, 60 है, और ए की इफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 30, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 4, और इसके अंदर एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुना है, यानी कि गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है 7:1 का है। तो टोटल कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं कक्षा के अंदर। अब क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है। यानी 7 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो ये हो चुका है 8। यानी कि जो भी संख्या होगी कक्षा की वो 8 गुना होगी, यानी कि 8 उसके अंदर जरूर है। यदि जैसे ये 7x लड़कियां हैं, यदि लड़कियों की संख्या 7x है और बॉयज़ की संख्या x है, तो कुल संख्या कितनी हो चुकी है, 8x, यानी कि उस संख्या के अंदर 8 छुपा हुआ है। तो अब ये देखते हैं कि किसके अंदर 8 का भाग जाता है। 72 के अंदर 8 का भाग जाएगा, 52 के अंदर नहीं जाएगा, 48 के अंदर भाग जाएगा, 8 में भी जाएगा। तो इसमें भी, इसमें इसमें पहला ऑप्शन तीसरे ऑप्शन में जा रहा है और चौथे ऑप्शन में जा रहा है। किस में नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं जा रहा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कक्षा की संख्या नहीं हो सकती है, तो दूसरा ऑप्शन है जो 52, वो नहीं हो सकता है। बाकी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्या है।
48 है, 56 है, 72 है, ये दे रखी है। वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः नापा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ आपको निकालना है। 48 के टुकड़े क्या होते हैं, ये हो जाएंगे आपके 16 इंटू 3 कर सकते हैं, और 16 इंटू 3 को आगे फिर यदि तोड़ोगे आप 2 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा। 56 को यदि तोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 की पावर 3 इंटू 7 आ जाएगा, 8 इंटू 7 होता है, जो कि 72 को ये तोड़ते हैं तो 9 इंटू 8 होता है, और 9 को लिख देंगे 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 का। अब देखो एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं तो सबकी कम से कम पावर देखते हैं, और देखो 2 की सबसे कम पावर कितनी है, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि 2 तीनों के अंदर है क्या, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। तो तीनों के अंदर 2 है, तो 2 की सबसे कम पावर कितनी है, 2 की पावर 3, और 3 की सबसे कम पावर तीनों में नहीं है 3, तो 3 को नहीं लेंगे, 7 भी तीनों के अंदर नहीं है, बस इतना ही आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8। 8 हमारा एचसीएफ आ चुका है। वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी वो सबसे छोटी लंबाई 8 होगी जिसके द्वारा हम तीनों लंबाई को नाप सकते हैं। सवाल नंबर 11, और 11 में क्या कहा गया है कि दो सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर का गुणनफल आपको दे रखा है, इतना है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। उनमें क्या नहीं होता है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। उनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो माना कि देखो 119 के यदि हम टुकड़े करते हैं तो क्या आते हैं, एक तो 119 इंटू 1 हो सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है प्रोडक्ट की बात कर रहा है, गुणनफल की बात कर रहा है। तो 111 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 119 आ जाएंगे, यानी कि पहली संख्या 119, दूसरी संख्या 1। दूसरे इनके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 17 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 119 आता है। तो ये 2 हो चुके हैं। अब क्या करना है हमको, इसका भी एलसीएम निकाल के देखना और इसका भी एलसीएम निकाल के देखना पड़ेगा, दोनों एक ही आएंगे। जब इसकी बात करोगे ऊपर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो कॉमन आता है उसको ले लेते हैं एक बार, और बाकी जो बचा हुआ 119 और 1 बचा हुआ, कॉमन कुछ नहीं आया, तो जो बचा हुआ 119 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 119 आ चुका है। तो पहली दो संख्या जो दे रखी है उनका एलसीएम इतना आ चुका है। 17 और 7 की बात करते हैं तो इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इन दोनों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी जो एलसीएम आ रहा है वो यही आ रहा है। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 119 आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही उनका एलसीएम होता है। ये चीज यहाँ से आप नोट कर सकते हो। सवाल नंबर 12, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन के अंदर एक तालाब को खोद सकते हैं। ए अकेले उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी का एक दिन का काम कितना है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम यदि 24, दोनों का एलसीएम लिया। इफिशिएंसी की बात करते हैं, यहाँ से कितना आ चुका है, 2 आ चुकी है, और यहाँ से 1 आ चुका है, ये हो चुका है। अब देखो ये हो चुका है। अब देखो क्या पूछा, बी का एक दिन का काम। तो देखो बी एक दिन के अंदर कितना काम करता है, दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, ए अकेला 1 काम करता है। यदि हम इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि बी अकेला एक दिन में 1 काम करेगा। हमारे पास बी का एक दिन का काम 1 आ चुका है। जो अब देखो ये जो 1 काम आया है वो कितने में से है, टोटल काम 24 है, 24 का 1 काम करता है वो। एक काम किसका करता है, 24 का, तो 1/24 हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 17, 17 में क्या दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यानी 50 का कितना परसेंट 40 है, तो हमने कहा x% 40 है। अब हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, x/100 कर देते हैं, परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए, इंटू 4 बराबर 40 हो चुका है। अब बाकी x को इधर छोड़कर सबको उधर ले जाएंगे, 40/50 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट चुकी है, 5 से यदि आप इसको काटोगे तो 20 आएगा, और ये हो जाएगा 80, यानी कि x का मान कितना है, 80 हो चुका है। 50 का 80% 40 होगा। सवाल नंबर 24, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 और थीटा धनात्मक न्यून कोण है तो इसका मान ज्ञात करना है, ये पूछा है। तो देखो साइन थीटा बराबर इतना दे रखा है आपको। अब साइन थीटा बराबर इतना दे रखा है तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, यानी कि ये वाला ट्रिपलेट यहाँ पर लागू होगा।
यदि ये कोण थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/13, तो ये भुजा होगी 12, ये हो चुका है। अब उसने कौन कौन सी संख्याएं पूछी है, कोस थीटा माइनस टेन थीटा बट्टे 2 कोट थीटा। तो कोस थीटा का मान जब आप रखोगे तो कितना आएगा 12/13 आ जाएगा, और टेन थीटा का मान कितना आएगा 5/12 आएगा, बटे 2 इंटू कोट थीटा कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 13 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 13 12 का एलसीएम लोगे तो देखो हमको नीचे अभी एलसीएम नहीं ले रहे हैं, 12 को किया तो इधर 144 आया और 13 5 65 आया, एलसीएम लिया ऐसे लिख दिया 13 12। इधर नीचे करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 24/5 आ जाएगा। अब आप ऊपर घटाओ, सबसे पहले घटाने पर कितना आता है, यहाँ पर ये आपके पास 21 और 79 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 79, और नीचे आ गया 13 इंटू 12, और ये जो नीचे है पूरी की पूरी संख्या 24/5, ये ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी 5/24 हो जाएगी, इस प्रकार से। अब देखो सभी संख्याओं में देखो ऑप्शन में नीचे जो भी संख्या है वो तो सेम है, नीचे जो भी संख्या है वो तो सेम है, तो हमें नीचे वाली संख्या तो निकालनी नहीं है, बस ऊपर वाली संख्या को आपकी जो निकलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 एम 45, 4 आई हासिल, 5 7 है 35, 35 और 4 39, ऊपर इतना आ रहा है। देखो 395 किस में अंश में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 27, 71 में 7 का स्थानीय मान कितना है, प्लेस वैल्यू। तो जब स्थानीय मान की बात करते हैं कौन से स्थान पर है, 10,000वें स्थान पर है। स्थानीय मान की बात करें तो कितना हो जाएगा, जो भी पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उनकी जगह 0 लगा देते हैं, तो 4 संख्याएं हैं 4 0 लगा दी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और यदि वो अंकीय मान पूछता तो हम, या डिजिट मान पूछता तो क्या होता, 7 होता, 7 का डिजिट मान या अंकीय मान। और स्थानीय मान पूछा है उसने, प्लेस वैल्यू पूछी है, तो वो कितनी हो जाएगी, उसके पीछे जितनी भी संख्याएं उनकी जगह 0 लगा दो आप। सवाल नंबर 28, 28 के अंदर क्या दिया है, 2 साइन इतना इसके बराबर है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले tan इसको हम तोड़ते हैं, तो इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, tan 180 प्लस 60 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखो tan 180 प्लस 60 किसके अंदर आता है, तीसरे चतुर्थांश में आता है, और यहाँ पर tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60 लिख देंगे और ये पॉजिटिव ही आएगा। बराबर में क्या दे रखा है आपको, 2 साइन 3x माइनस 3 ये दे रखा है। अब देखो 2 साइन 3x माइनस 3 तो है ही इधर, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। अब हम 2 को उधर ले जाएंगे, साइन 3x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखो साइन में ये वैल्यू किसकी होती है, तो हम कहेंगे 60 की वैल्यू होती है। तो हम इसकी जगह देखो इधर तो आ चुका है साइन 3x माइनस 3, और यहाँ हम लिख देंगे इसकी जगह साइन 60 लिख देंगे। तो यहाँ से देखो बाहर तो दोनों साइन है तो एंगल बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से 3x माइनस 3 बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ से यदि आप x की मान निकालते हो तो ये, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है हमारा। सवाल नंबर 31, एक शहर की जनसंख्या में प्रति साल 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो देखो 6400 तो है, हर साल 10% की वृद्धि हो रही है तो 11/10, फिर अगले साल 10% की वृद्धि हो रही है तो 11/10, ये हो जाएगा। 00 से ये दोनों 0 कट चुकी है, आप अब आपको 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब पहली बार 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 10 1 7 ये आ जाएगा, और 1 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 7 7 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 41, इसके अंदर क्या करोगे, इनके सबके ऊपर बार दी गई है, तो जब हम बार को हटाते हैं तो क्या आता है, नीचे 9 आ जाता है, 5/9 हो जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा, 6/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। सबको यदि आप जोड़ते हो तो कितना आता है, ये देखो
5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा, 26/9। अब आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है। 9 9 दूनी 18, 18 और कितना बच जाएगा, 8/9। दो सही, 8/9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। सवाल नंबर 44, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना दे रखा है। यदि पहली संख्या x एक सम संख्या है तो अगली सम संख्या कितनी होगी, x+2, उससे अगली x+4, उससे अगली x+6, ये हो जाएगी। जैसे यदि आपके पास 4 है तो अगली सम संख्या निकालने के लिए उसके अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा, हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, 6 आ जाएगा। 6 में फिर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से यदि पहली संख्या x है तो अगली सम संख्या x+2 होगी। अब इन सब का यदि आप योग करते हो तो कितना आता है, 4x आ जाता है, और यहाँ से कितना आया, 12 आ चुका है। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 484 के बराबर दे रखा है। तो 4x, 12 इधर जाके घट जाएगा, 400 कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा, नहीं 452 हो जाएगा, कितना, 472 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 1 1 और 32 8, 118 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। सवाल नंबर 45, यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है तो 25% को हम भिन्न में किस प्रकार लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो ए और बी की बात करते हैं। ए को बी से 25% अधिक मिलता है, किसको मिलता है ज़्यादा, ए को, किससे, बी से। तो ये हो चुका है 5:1 में। तो पूछा है बी को ए से कितना % कम वेतन मिलता है। यदि यहाँ देखें तो 1 कम मिलता है, किसके रिस्पेक्ट में, यानी किस से तुलना कर रहे हैं, ए से तुलना कर रहे हैं कि बी को ए से 5%, तो 1/5 × 100 हो जाएगा। यहाँ से आप जब निकालोगे तो ये 20% आएगा, यानी 25% अधिक की वैल्यू 20% कम के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 46, ये दे रखा है आपको, इनका गुणनफल निकालना है, यानी इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि पहला पद क्या है, x+1, दूसरा पद क्या है, x+2, तीसरा पद x+3। तो इस प्रकार चलते चलते लास्ट पद हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2x दिखाई दे रहा है, 2x दिखाई दे रहा है। तो ये 2x कैसे आया होगा, ये इसका मतलब है x+x, यानी कि पहले में x में 1 जुड़ा हुआ है, दूसरे में 2 जुड़ा हुआ है, तीसरे पद में 3 जुड़ा हुआ है, तो लास्ट पद में कितना है, x में x जोड़ दिया गया है, यानी कि अंतिम जो पद है xवां पद है। तो इस प्रकार से हो चुका है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से करेंगे, कि सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, पहले मैं पहले वाले ब्रैकेट का एलसीएम ले रहा हूँ, तो जब हम पहले वाले ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे तो x+1 आ जाएगा, ऊपर x+1 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 1 से कट जाएगा, आ जाएगा x+1, ये हो चुका है। यानी कि हर संख्या में क्या होगा, जितना नीचे है उसका ऊपर एक कम आया है, तो पहली संख्या में क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ये जब आप दूसरी संख्या को सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार यदि नीचे x+2 है तो ऊपर एक कम हो जाएगा, x+1 आएगा। यदि तीसरी को सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार x+2 नीचे x+3 आएगा। इसी प्रकार आगे से आगे चलता जाएगा, और लास्ट में यदि x+x है नीचे तो ऊपर क्या आएगा, x+x - 1 आएगा, उससे नीचे वाले से एक कम आ रहा है। तो अब देखो ये सारी संख्याएं तो आपस में कट रही है, इस प्रकार से ये भी कट जाएगी और ये भी इससे पहली वाली संख्या से कट जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर यहाँ तो x बचा है और नीचे x+x बचा है, यानी कि x+2x, यानी कि 1/2 हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि x से x कट चुका है। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 51, और यदि यहाँ पर क्या दिया गया है, tan 3θ tan 6θ बराबर 1 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया है, जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यदि 90 होता है और tan अल्फ़ा tan बीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 होता है तो tan अल्फ़ा × tan बीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है।
तो देखो यहाँ पर इनका गुणनफल 1 के बराबर आया। इसका मतलब क्या है कि ये 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 के बराबर है। यानी 3 थीटा प्लस 6 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये का 90 के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 9 थीटा की वैल्यू 90 के बराबर है। किसके बराबर है, 90 के। तो थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। ये हो चुका है, एक चीज़ तो हमारे पास ये आ चुकी है। अब ये मान हम इसके अंदर रखेंगे, tan 30 थीटा के अंदर। तो tan अब अंदर क्या है 30 और थीटा की वैल्यू 10 रख दी है, तो कितना हो जाएगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाएगा। अब tan 300 का मान हमें निकालना है कि क्या होता है। तो देखो मैं लिख सकता हूँ tan 360 माइनस 60, ये रख सकते हैं। 300 की जगह मैंने लिख दिया है 360 माइनस 60 लिख दिया है। क्यों लिखा, क्योंकि देखो 300 किसके अंदर आता है, चौथे चतुर्थांश में आता है। और ये कहाँ से कहाँ, ये लास्ट वैल्यू 360, ये 270। तो आप 270 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, या फिर 360 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। दोनों करने पर 300 ही आएगा, तो ये लिख सकते हैं। अब चौथे चतुर्थांश के अंदर tan होता है जो नेगेटिव होता है। tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो यदि हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, tan इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 60 और कैसा, नेगेटिव आ जाएगा। अब tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है -√3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सवाल नंबर 53, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। भुजा आपको कितनी दी है, 10 दी है, तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4 को यदि हम 100 से काटते हैं तो 25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सारे मान आपको पॉइंट में दे रखे, √3 किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें √3 की यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1.732 इंटू 25। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50, 5 75 और 5 80, 8 आ चुका है। 25 7 है 175 और 8 को जब हम करेंगे तो 80 और 183 के बराबर हो जाएगा। तो 3 यहाँ आएगा और 18 हांसल आ जाएगी। 25 और 18 अब कितने होते हैं, 25 को यदि हम 20 जोड़े तो 45 होंगे, 2 कम कर दो तो 43 होंगे, यानी 43.300 कुछ इस प्रकार से आएगा। अब देखो उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल का निकटतम मान पूछा है, यानी जो हमारी वैल्यू आई है वो सबसे निकट किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में इस ऑप्शन के सबसे निकट है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 54, एक वाहन को 52,500 में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है। 25% का भिन्न में मान 1/4 होता है, यानी उसने 4 की खरीदी, 1 की उसको हानि हो गई, तो 3 में उसने बेची है। अब आपको बेचने का मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य 52,500 दे रखा है, यानी कि 3 की वैल्यू 52,500 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 का भाग दे दो, 52,500/3। जब आप 3 का भाग देते हो तो 3 एकम 3 जाता है, 3 7 21 जाता है, 3 5 है और 00। तो आपको पूछा क्या है, हानि पूछी है। हानि हमें अनुपात में 1 की हुई है और 1 की वैल्यू कितनी है, 17,500 ही है। तो देखो 17,500 की उसको हानि हो चुकी है, ऑप्शन नंबर 3 आ चुका है। सवाल नंबर 56, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है। तो देखो ये क्या होगा, तो हम cos थीटा है ये, और sec थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा बराबर 2। अब देखो 2 कब आया, ऐसा क्या मान रखें थीटा का जिससे 2 आता है। यानी कि जब मैं cos 0 का मान 1 होता है, यदि मैं थीटा का मान 0 रखूं, तो क्या होगा,
कोस थीटा 1 बन जाएगा और ये 1/1 बन जाएगा। तो यानी कि 2 आ चुका है यहाँ से। इसलिए हम इसमें थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो साइन 6 की पावर 0 प्लस कोस 6 की पावर 0 कितना हो जाएगा। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो साइन 0 का मान होता है 0, तो उसकी पावर 6 भी होगी तो भी 0 ही होगा। और कोस 0 का मान 1 होता है और 1 की पावर यदि 6 है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 60 इसमें क्या दिया गया आपको, एक्स और वाई एक काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लगाते हैं। एक्स और वाई यदि काम करते हैं साथ मिलकर तो वो 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। वाई और जेड साथ मिलकर यदि काम करते हैं तो वो 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो 12 दिन में इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से टोटल काम आपका 48 आ जाएगा यदि इनका एलसीएम लोगे तो, और इफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 324 ये आ जाएगी। अब हमें देखो एक्स और जेड द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो देखो क्या होता है, 2x प्लस वाई जेड ये किसके बराबर होता है, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में यदि तीनों बराबर है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स के इन तीनों के बराबर होता है, ये बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर हमको ये निकालना है और बाकी दो दे रखे हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसके अंदर से एक्स वाई घटा दूंगा, यानी कि इन तीनों का योग आता है 2x प्लस वाई प्लस जेड। आप इनको जोड़ोगे तब, तो यहाँ से यदि मैं इन दोनों को घटा दूँ, इसमें से x प्लस वाई दे रखा है आपको और y प्लस जेड को घटा दूँ तो बचेगा क्या मेरे पास, बच क्या जाएगा, x जेड प्लस एक्स बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो देखो इसकी इफिशिएंसी रेशियो कितना है, 4 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और x प्लस वाई की इफिशिएंसी है 3 दे रखी है और वाई जेड की कितनी है, 2 दे रखी है। यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस 3 माइनस 2 यानी 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ये मान आ चुका है आपके पास, इसका मान आ चुका है, x प्लस जेड की इफिशिएंसी आ चुकी है। टोटल काम दे रखा था 48 और इफिशिएंसी 3 है, तो कितना समय लगेगा वो आ जाएगा। समय कितना लगेगा, यहाँ से आ चुका है 16 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 62 और 62 के अंदर देखो ये दे रखा है आपको और इसका क्या कहा गया है। अब वो बात आ गई है जो अपने पहले करी थी स्थानीय मान की, अब अंकीय मान की बात कर रहे हैं या फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। फेस वैल्यू या अंकीय मान क्या होता है, जैसे नो है, नो यदि का क्या होगा, जो ये नो है वही इसका क्या हो गया, फेस वैल्यू या अंकीय मान हो गया। अब 3 का क्या होगा, फेस वैल्यू 3 ही हो जाएगा। और यदि स्थानीय मान 9 का पूछता तो 90 हो जाता और 3 का पूछता तो बाकी जितनी भी है पीछे 3 लाख हो जाता। तो ये हो चुके हैं, 9 का स्थानीय अंकीय मान 9 हो जाएगा और 3 का अंकीय मान 3 हो जाएगा और इनका अंतर पूछा है कितना आ जाएगा, घटाने पर 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। सवाल नंबर 64, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो वो पूछा है कि दर कितनी होगी यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में दुगनी हो गई है, यानी कि 100 रुपये थे, 12 साल बाद क्या होगा, 12 साल बाद क्या हो चुके हैं, 100 रुपये वापस बढ़ गए, यानी दुगने हो गए। इसका मतलब 100 रुपये ब्याज आ चुका है, टोटल राशि 200 हो गई है, कि 100 पर 100 ब्याज आकर राशि कितनी हो गई है, 200 हो गई है। तो 100 पर ब्याज कितना आ चुका है, 100। ये तो हमारा मूलधन था और इस पर ब्याज कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। तो देखो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, ब्याज कितने परसेंट बढ़ चुका है, 100% बढ़ चुका है। कितना ब्याज, 100%, कितने साल में, 12 साल में 100% आया है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 1 साल में कितना परसेंट आया है। 100% ब्याज कितने साल में आया है, 12 साल में, यानी कि 12 साल के अंदर 100% ब्याज आया है। 1 साल के अंदर कितना आएगा, 100% बट्टे 12 हो जाएगा। यहाँ से आप यदि निकालोगे तो 8 सही 1/3% आ जाएगा। ये हमारी 1 साल का ब्याज
दर हो जाएगी, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो जाता है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज होता है उसको हम जितने साल के लिए दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि जैसे 1 साल के लिए 8 से 1/3 है तो 12 से करोगे तो 100% हो जाएगा, और यदि 24 से करोगे तो 200% हो जाएगा, इस प्रकार से। और चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता तो फिर हमको निकालना पड़ता हर साल का अलग 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 तरीके से। 66 सवाल, यहाँ पर क्या है, x/5, y/6 और z/11 दे रखा है, ये दे रखा है। तो पूछा है इसका मान क्या होगा। अब हम जानते हैं कि देखो, यदि जो मान इनके नीचे दिया होता है उसी अनुपात में होते हैं, ये जो मान इनके नीचे दिया है उसी अनुपात में, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 11 हो चुकी है। यदि ऊपर दिया हुआ होता तो हम नीचे उसको लाते, यदि ऊपर दिया होता जैसे इस प्रकार से दिया होता 5x अनुपात 6y बराबर, इस प्रकार से दिया होता 5x बराबर 6y बराबर 11z दिया होता, तो हमको क्या है कि इसको एक इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता, एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं भाग देना पड़ता। तो कितने से भाग देते हम, 5, 6, 11, इन तीनों ही संख्या से करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से ये कट जाता, x बट्टे कितना आता, 6 × 11 आ जाता। इसी प्रकार यहाँ यदि करते तो आप कितना आ जाता, ये 6 से 6 कट जाता, 5/11 आता। इसी प्रकार नीचे आ जाता कितना, 6 × 5 आ जाता। तो हमारे पास तब अनुपात कितना आता इनका, इस प्रकार से यदि दिए होता तो 66 आता, 55 आता और 30 आता। यानी कि जो नीचे वैल्यू होती है उसी अनुपात में होते हैं, 5, 6, 11 के अनुपात में है। तो अब इसका मान निकालना है आपको, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, 5 + 6 + 11 और बट्टे z है तो 11। यहाँ से यदि आप इनको जोड़ोगे तो 22/11 हो जाएगा, जो कि 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 68 दे रखा है आपको, ये दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो क्या करेंगे, अब मुझे एक चीज़ पता है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए तभी आप ये सवाल कर सकते हो कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर तो 1 होता है, एक तो ये, दूसरा sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, दूसरा ये, तीसरा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर भी 1 होता है। तो देखो हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा क्योंकि cosec² थीटा दे रखा है और cot² थीटा हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो देखो पहली वाली संख्या का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x² बराबर आ जाएगा cosec² थीटा, ये बन जाएगा। और दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो 9/x², ये बन जाएगा cot² थीटा, ये बन। अब यदि आप इनको घटाते हो तो कितना आएगा, इधर तो 9 कॉमन आ जाएगा, x² - 1/x² आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी और ये वैल्यू हो चुकी है। अब इसका मान आप जानते हो कि कितना होता है, इसका मान ये देखो यहाँ से कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसका मान, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 73, दो संख्याओं का योग आपको 75 दे रखा है, यानी कि यदि दो संख्या x + y है तो इनका योग 75 दे रखा है, और इनके वर्गों का यंत्र x² - y² दे रखा है, आपको 300 दे रखा है। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, x + y और x - y बराबर 300। तो यहाँ से x + y का मान हमारे पास 75 दे रखा है, तो x - y × 75 हो जाएगा बराबर 300। अब ये 75 उधर चला जाएगा तो x - y का मान कितना आ जाएगा, 300/75। और यदि हम इसको सरल करते हैं तो कितना आएगा, 25 से काटो, ऊपर तो 12, नीचे 3 आ जाएगा, काटने पर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 77, दो वर्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। यदि त्रिज्या का अनुपात 1:4 है तो इनका वर्ग करने पर क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:4 का वर्ग 16, 1:16 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है πr², तो रेडियस का स्क्वायर होता है, बाकी तो ये क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो रेडियस का स्क्वायर होता है, इसलिए हो चुका है।
देखो सवाल नंबर 78, 3 + 12 + 27 प्लस इसका मान निकालना है। तो देखो लास्ट पद क्या है, 3n²। जब हम इसको देखते हैं कि 3 और n² यानी nवा पद क्या है, 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे, उस पद से। n है तो n² से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम पहला पद निकाल सकते हैं। पहला 3 दे रखा है, दूसरा 12 दे रखा है और तीसरा 27 दे रखा है, यानी कि हर पद को 3 से तो मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मैं कह दूं कि पहले पद में भी 3 से है, दूसरे पद को भी 3 से और तीसरे पद, इसी प्रकार सभी पदों को 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो लास्ट पद में n² है, तो पहले पद में क्या हुआ होगा, 1 का स्क्वायर। दूसरे पद में क्या हुआ होगा, 4 आता है और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 का स्क्वायर। तीसरे पद में क्या हुआ होगा, 3 × 9 को मल्टीप्लाई करते हो तो 27 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से चल रहे होंगे। तो यानी कि पहले सब में 3 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर। इस प्रकार चलते 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 लास्ट पद क्या है, n का स्क्वायर। ये अब देखो इसका आपको फॉर्मूला लगाना है। बाहर तो 3 है और 1 का स्क्वायर से लेकर n तक के 1 से लेकर n तक के पदों के स्क्वायर का योग कितना होता है, ये होता है n+1। ये फॉर्मूला होता है 2n+1/6। ये हो जाएगा। 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। और क्या आ चुका है, n+1 2n+1/2। ये हमारा मान आ चुका है। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 79, एक लड़के ने 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से चॉकलेटें खरीदी और उन्हें 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने 15 चॉकलेट खरीदी है 3 रुपए के अंदर और 3 चॉकलेट को 2 रुपए में उसने बेच दिया है। तो अब हमें लाभ हानि निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चॉकलेट को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं यदि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर भी 15 हो जाएगा और यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। यदि मैं इसको 5 से कर रहा हूँ तो इसको भी मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ, यहाँ तो क्या है 15, 3 रुपये ही है। और यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ चुका है, 15 और 10 रुपये हो चुका है। यानी उसने 3 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेच दिया है। तो कितने का लाभ हुआ है उसको, यहाँ पर उसको 7 रुपये का लाभ हो चुका है। यानी कि 7 का लाभ कितने पे, 3 पे हुआ है, क्योंकि उसने वो चीज़ 3 की खरीदी है और 10 में बेचा है, 7 का लाभ कमाया है। तो ये कितने के बराबर होता है, तो 7 और 100 को जब 3 से भाग देते हैं तो 33 सही 1/3% होता है। अब आप जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 33 से करोगे तो क्या आएगा, ये आपका 221 आ जाएगा। और जब इससे करोगे तो 7/3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ चुका है 221। और 7/3 का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6, 2 तक तो भाग जा चुका है और 1/3 हो जाएगा। अब ये देखो 2 है जो, उसको हम इसके अंदर जोड़ देंगे, 223 और 1/3 इस प्रकार से लिख देंगे। और ऑप्शन नंबर 3 देखिए आप, 3 देखिए कहाँ गलती हो गई। देखो 221 और 1, ये 223 आएगा, 231 आएगा, ये भी 231, ये भी 233 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से। सवाल नंबर 80, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना दे रखा है। एक चीज़ तो क्या होती है कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये हो रखा है। तो इन्होंने गुणनफल दे रखा है। अब देखो दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में, तो हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट कॉमन था, वो कॉमन पार्ट हमने x मान लिया। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यानी 2x इंटू 3x किसके बराबर है, 9600 के बराबर है, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको गुणनफल कितना दे रखा है, 9600 दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x² बराबर 9600 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आएगा, 6 का भाग देने पर 6 कम 6 6 6 ये आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ चुका है, यहाँ से 40 आ चुका है। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, जब यहाँ पर 40 रखते हैं तो 2 इंटू 40, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 40। तो पहली संख्या आपकी 80 आ चुकी है और दूसरी संख्या 120 आ चुकी है। तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, ये 200 के बराबर आ जाएगा। यही उसने पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। सवाल नंबर 81, किसी चतुर्भुज के चारों कोण इस अनुपात में दे रखे 2 4 6 8। यदि ये अनुपात है तो पहला कोण यानी 2x हो चुका है, दूसरा 4x हो चुका है, तीसरा 6x और चौथा 8x हो चुका है। ये किसके बराबर, इनका योग किसके बराबर होगा, ये चारों कोणों का योग चतुर्भुज का 360 के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 10, इन दोनों को जोड़ोगे तो 10, यानी 20x बराबर 360 है। यहाँ से x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये 18 के बराबर आ जाएगा। तो पूछा है सबसे छोटा कोण कितना है, 2x है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह यदि 18 रखोगे, ये वाला कोण का मान निकाल रहे हैं हम, 2 इंटू 18 रखा तो कितना आ चुका है, 36 आ चुका है। 36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। सवाल नंबर 84, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। तो मान लीजिए कि दोनों विषय के पूर्णांक समान है, यानी कि टोटल है जो, यानी 70 अंक जो लाया है वो भी 100 में से लाया है। वो कह रहा है कि ये दोनों के सेम है, और विज्ञान में भी पूरा पेपर 100 अंक का था और उसमें से वो कितना लाया, 60 अंक लाया। तो टोटल दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 200, और लाया उन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 130 आते हैं। तो अब पूछा है कि ये टोटल, तो सचिन दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक लाया। तो पूरे का यदि प्रतिशत निकालना, 130 लाया है 200 में से, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 00 से 00 काट दिया, ये 65% के बराबर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है। ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई सवाल समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।